साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल न्यू मोटो क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हम आपको योगात्मक या संयोजन अपक्रिया बता दिए थे और उसके बाद से ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया बता दिए थे। ठीक है, तो एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? वह अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसके तहत दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ या अभिकारक आपस में रासायनिक अपक्रिया करके केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस रासायनिक अपक्रिया को योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रिया कहते हैं। हम आपको बताए थे योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना। जब दो अलग अलग पदार्थ आपस में जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। उसके बाद से हम आपको ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अपक्रिया बताए थे। ऊष्माक्षेपी क्या होता है? जिस रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, और जिस रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऊष्माशोषी रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, और ऊष्माक्षेपी का हम बता दिए थे, जैसे जब चूने को पानी में डालते हैं, बूझे हुए चूने को पानी में डालते हैं तो बाल्टी गर्म हो जाता है, तो इस अपक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, और ऊष्माशोषी रासायनिक अपक्रिया में हम बताए थे आपको देहाती भाषा में, यदि आप जो उर्वरक होता है, जो यूरिया जिसे बोलते हैं, यदि आप उसको पानी में डालते हैं तो पूरा पानी एकदम ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर ऊष्माशोषी रासायनिक अपक्रिया होता है। ठीक है, अब रासायनिक अपक्रियाओं के क्रम में हम आपको चार अपक्रिया बता रहे थे। उसमें पहला था योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रियाएं, तो बता दिए थे। अगला आपका था अपघटन अथवा वियोजन अपक्रियाएं। अपघटन अथवा वियोजन अपक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूट जाना। अपघटन का मतलब होता है टूट जाना। वियोजन का भी मतलब होता है टूट जाना। वियोजन का मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, तो शब्द से ही आप समझिए, वियोजन यानी वह रासायनिक अपक्रिया जिसके फलस्वरूप कोई तत्व या पदार्थ अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, तो उस रासायनिक अपक्रिया को अपघटन अथवा वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे इसका परिभाषा यदि आपको एग्जाम में पूछे, अगर इसे पूछे तो इसका परिभाषा आप ऐसे लिखिएगा, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, अपघटन अथवा वियोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। अपघटन का मतलब ये होता है टूट जाना। टूट जाना, जैसे एग्जाम्पल में समझिए, यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए। यदि आप एग्जाम्पल समझ गए तो आपको विज्ञान आ गया। जैसे यहाँ पे NaCl, इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसे आप साधारण नमक बोलते हैं। जो हम लोग घरों में जो नमक यूज करते हैं उसका सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जब इसको हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये जो इसमें जब चार्ज देते हैं सोडियम क्लोराइड में, तो ये सोडियम और क्लोरीन अपने अलग अलग अवयवी तत्वों में टूट जाता है। जैसे यहाँ पे सोडियम टूट के एक प्लस हो गया और क्लोरीन टूट के एक माइनस हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन का साझा, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम दे के क्लोरीन से और आपस में सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस अपक्रिया को हम बोलेंगे अपघटन अथवा वियोजन अपक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टूट रहा है। देखिए यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन जुड़ा है, जैसे ही हम इसको चार्ज दिए ये दोनों टूट गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपका है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो ये हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाता है। अब यहाँ पे इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, नाम लिख दे रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म, यहाँ पे यच लिखे, इसका मतलब होता है हीट। हीट का मतलब क्या होता है? उष्मा देते हैं। उष्मा देते हैं। अब क्या करते हैं? उष्मा देते हैं। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये दोनों अलग अलग टूट जाता है। यहाँ पे ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये दोनों पहले एक था, इसको गर्म किए, ये दोनों दो जगह टूट गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी यह भी जो रासायनिक अपक्रिया है एक प्रकार का वियोजन, अपघटन अथवा वियोजन रासायनिक अपक्रियाएं हैं। ठीक है, फिर समझिए, परिभाषा समझिए। वे रासायनिक अपक्रिया
जिसके फलस्वरूप कोई तत्व या यौगिक अपने अवयवी तत्वों में अलग अलग टूट जाता है, तो इस प्रकार के रासायनिक अपक्रिया को वियोजन अथवा अपघटन अपक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अब ये जो वियोजन अथवा अपघटन अपक्रियाएं जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है आयनिक वियोजन और दूसरा होता है ऊष्मीय वियोजन। अब यहां पर समझिए, यानी टूटता किसी तत्व को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं। किसी भी तत्व को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं, मेनली कई तरीके से तोड़ सकते हैं, लेकिन मेन जो होता है वो दो ही तरीके से तोड़ सकते हैं। पहला होता है आयनिक वियोजन और दूसरा होता है ऊष्मीय वियोजन। यानी आयनिक वियोजन का मतलब यह होता है कि यानी इसको प्लस और माइनस में तोड़ दें। जब किसी पदार्थ या तत्व को, जब किसी पदार्थ या यौगिक को उसके आयनों में तोड़ देते हैं तो उस प्रकार के वियोजन को हम आयनिक वियोजन कहते हैं। जैसे आप समझिए आयनिक वियोजन क्या होता है। यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन को हम क्या किए, चार्ज कर रहे हैं ना यहाँ पे, यानी यहाँ पे हम इसको विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, क्योंकि एनर्जी मिलेगा तभी ये टूटेगा। तो हम यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको तोड़े तो यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया। तो इस प्रकार के वियोजन को हम आयनिक वियोजन कहते हैं। ठीक है, आयनिक वियोजन करने के लिए मेनली जो होता है वह विद्युत होना आवश्यक है। ठीक है, आयनिक वियोजन में यानी 90% चांस है कि आप विद्युत यानी करंट रहेगा तभी आप आयनिक वियोजन कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनको पानी में घोलने पर भी टूट जाते हैं। तो ये हो गया आपका आयनिक वियोजन। और एक होता है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन यानी जब किसी पदार्थ को ऊष्मा देकर अलग अलग भाग में तोड़ते हैं। जब किसी पदार्थ या यौगिक को ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा तोड़ा जाए तो उस प्रकार के वियोजन को आयनिक वियोजन, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। सॉरी, ठीक है। जैसे आप समझिए कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म कर रहे हैं तब में टूट रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट रहा है। यहाँ पे हम यहाँ लिख दे रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे कार्बन डाई ऑक्साइड एक गैस है। ठीक है, एक कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना इसे ही बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को ही बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो फिर समझिए अपघटन अथवा वियोजन अपक्रियाएं। अपघटन अथवा वियोजन अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है आयनिक वियोजन और एक होता है ऊष्मीय वियोजन। जब किसी पदार्थ या यौगिक को उसके आयनों में तोड़ते हैं तो उस प्रकार के वियोजन को आयनिक वियोजन कहते हैं। आयनिक वियोजन 90% चांस है कि आयनिक वियोजन करने के लिए हमको विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी, यानी करंट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको पानी में घोलने पर वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो इस प्रकार के वियोजन को आयनिक वियोजन कहते हैं। और जिस पदार्थ या यौगिक को ऊष्मा द्वारा अलग अलग भागों में तोड़ा जाए तो उस प्रकार के वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल आपके सामने, यह कौन सा वियोजन है, इसे बोलते हैं आयनिक वियोजन। ये कौन सा वियोजन है, आयनिक वियोजन। और इसे बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। इसे बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, आप नोट बनाते चलिए। ये परिभाषा है और ये इसका एग्जाम्पल है। वियोजन दो प्रकार के होते हैं, आयनिक वियोजन और ऊष्मीय वियोजन। अगला टॉपिक आपका है प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अपक्रियाएं। प्रतिस्थापन और विस्थापन क्या होता है समझिए। जैसे प्रतिस्थापन और विस्थापन होता क्या है। जैसे विस्थापन आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यानी एक होता है दूरी और एक होता है विस्थापन। तो उसमें जब कोई व्यक्ति या कोई किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गया फिजिक्स में। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में विस्थापन का मतलब होता है स्थान को परिवर्तित कर देना। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे किसी कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद से एक और कोई व्यक्ति आया और उन 200 में से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उसका है। ठीक है,
यानी ज्यादा एक्टिव है वो काम करने के प्रति, तो बॉस क्या करेगा, अब उसको सोचेगा कि हम उसको जॉब दे दें, तो क्या करेगा, उन 10 में से जो सबसे कमजोर होगा उसको हटा देगा और उसको अपने कंपनी में सेलेक्ट कर लेगा, यानी स्थान का परिवर्तन हो गया। तो रसायन विज्ञान में इसे विस्थापन कहते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान में स्थान के परिवर्तित करने की प्रक्रिया को विस्थापन कहते हैं। तो वही है प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है स्थान को परिवर्तित कर देना। आप देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं का समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणुओं के समूह जुड़ जाते हैं, प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। समझिए आप, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें किसी एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। जैसे आप समझिए यहाँ पे, जैसे सिंपल, यदि आप एग्जाम्पल समझ गए तो प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया समझ गए। जैसे यहाँ पे जिंक है, जिंक की अभिक्रिया करा दी कॉपर सल्फेट से, इसे बोलते हैं कॉपर, सी से होता है कॉपर और SO4 से होता है सल्फेट, दोनों को मिला क्या पढ़ेंगे, कॉपर सल्फेट। इसे क्या क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट बोलेंगे, कॉपर सल्फेट। समझिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जिंक जो है, ये जिंक है, ठीक है, जिंक क्रिया कर रहा है कॉपर सल्फेट से। अब जिंक क्रिया कर रहा है कॉपर सल्फेट से, तो बना रहा है जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग कर दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये जिंक पहले अलग था ना, लेकिन जैसे क्रिया किया कॉपर सल्फेट से तो कॉपर को हटा दिया, मार के भगा दिया, और अपने अब जिंक जो है इस कॉपर का जगह पे अपने आ गया। ठीक है, यहाँ पे जुड़ गया ना, और कॉपर को अलग कर दिया। तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये जो जिंक है कॉपर को कैसे हटा दिया, हटा क्यों दिया। तो मैं भी बताया हूँ, यदि किसी कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हो, ठीक है, और एक और कोई बंदा आ गया और उन 10 में सबसे ब्रिलियंट वो बंदा है, सबसे ब्रिलियंट है, सबसे होशियार है, तो उस कंपनी का मालिक ये चाहेगा कि मैं इसको अपने कंपनी में जॉब दे दूं ताकि कंपनी के लिए अच्छा रहे, क्योंकि जब उसके पास स्किल ज्यादा होगा। तो अब वो क्या करेगा, देखेगा उस 10 लोगों में सबसे कमजोर कौन है, जो कमजोर होगा उसको निकाल देगा कंपनी से। तो ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर जिंक जो है इस कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, जिंक जो है इस कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए ये जो जिंक है जुड़ गया। जिंक जो है कॉपर को हटाकर अपने जुड़ गया। क्यों? क्योंकि सक्रियता श्रेणी में जिंक जो होता है कॉपर से पहले आता है। अब सक्रियता श्रेणी क्या होता है, देखिए, किसी यानी धातुओं के क्रिया करने की दर को एक श्रेणी के रूप में बांट दिया गया है, उसे बोलते हैं सक्रियता श्रेणी या अभिक्रियाशीलता श्रेणी। धातुओं को अभिक्रिया करने की दर के अनुसार उसको एक श्रेणी में बांट दिया गया है, जिसे बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ ये सक्रियता श्रेणी है। यदि आपसे कोई पूछे कि पूरे आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील तत्व कौन है, तो आपका पोटेशियम है। पोटेशियम है, ये भी एक प्रकार का धातु ही है, सबसे क्रियाशील पोटेशियम। ठीक है, और सबसे कम क्रियाशील कौन है, तो आपका है सोना, इसे बोलते हैं गोल्ड। सोना को हम Au से दिखाते हैं, और उससे थोड़ा सा ज्यादा कौन है, चांदी है। अब आप सोच रहे होंगे, कभी आप सोचे हैं कि आखिर सोना इतना महंगा क्यों होता है। सोना जैसे पीतल होता है, सेम सोने का भी कलर वैसे ही होता है, तो फिर सोना इतना महंगा क्यों होता है? महंगा इसलिए होता है क्योंकि सोने में एक गुण पाया जाता है, क्योंकि सोने पे कभी जंग नहीं लगता है। ये सबसे बड़ी खासियत होता है सोने की। तो ऐसे बहुत से तत्व हैं जिसपे जंग नहीं लगता, जैसे स्टील हो गया, उसमें भी जंग नहीं लगता है, आपका चांदी पे भी जंग नहीं लगता है, कॉपर पर भी जंग नहीं लगता है। तो फिर सोना इतना महंगा क्यों हो गया? तो सोने में एक और खासियत होता है, सोने में तन्यता का गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है। 1 ग्राम सोने से हम 1 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। यही वजह होता है कि सोना इतना महंगा बिकता है। और एक और वजह होता है कि सोना सबसे कम क्रियाशील तत्व है। ठीक है,
सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन है? पोटेशियम है। सबसे कम क्रियाशील कौन है? सोना है। यदि आपसे कोई पूछे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन पाया जाता है, तो सबसे ऊपर पाया जाता है पोटेशियम, सबसे अधिक क्रियाशील है। और सबसे नीचे कौन पाया जाता है? सोना। सोने से थोड़ा सा अधिक क्रियाशील कौन तत्व है? तो चांदी है, इसे बोलते हैं एजी, सिल्वर। ठीक है। अब आप देखिए यहां पे जिंक जो है कॉपर से पहले आया है। एक जिधर मुंह खुला है वो ज्यादा है, यानी ज्यादा क्रियाशील है, और जो जिधर बंद है वो कम क्रियाशील है। ठीक है। जैसे यहाँ पे जिंक जो है इस लोहे से भी अधिक क्रियाशील है, और ये जो लोहा है इस हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, और जो हाइड्रोजन है इस कॉपर से अधिक क्रियाशील है। और यहां से देखें तो जिंक के बाद से कॉपर तीसरे स्थान में पड़ रहा है, चौथे स्थान में पड़ रहा है ना। तो भाई जाहिर सी बात है जिंक अधिक क्रियाशील होगा। इसीलिए इस जब ये क्रिया कर रहा है, जिंक क्रिया कर रहा है कॉपर सल्फेट से, तो जो कॉपर को हटा दे रहा है और कॉपर की जगह पे खुद अपने जुड़ जा रहा है। तो इसी प्रकार के अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे स्थान को परिवर्तित कर देना, समझे। जैसे मैं भी बताया हूं कंपनी के कर्मचारी वाला काम, जैसे कई तरीका, जैसे मेनली आप अपने घर में दो तीन नौकर रखे हो, ठीक है, और कोई दूसरा नौकर आ जाए और कहे कि और उसके पास ज्यादा एबिलिटी हो काम करने की, तो आप भी सोचेंगे कि हम उसको रख लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा अच्छा है, तो पुराने वाले को हटा देंगे क्योंकि वो मतमोहर टाइप है। ठीक है। तो वो जुड़ गया, तो जब जोड़ेंगे तो उसका स्थान खाली करेंगे ना, तो उसी के स्थान पे वो भी आएगा। तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। ये हो गया आपका सक्रियता श्रेणी। यहाँ पे लिखेंगे धातुओं की सक्रियता श्रेणी। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, पूछता है। ये जो हेडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्थापन अथवा प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपसे पूछेगा, और सक्रियता श्रेणी के बारे में, इसके बारे में आगे डिटेल से आप पढ़ेंगे। ठीक है। फिर एक बार समझिए, यहाँ पे यदि आप एग्जाम्पल समझ लिए तो आपको ये पूरा हेडिंग आ गया। एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं। इसका एक और परिभाषा होता है, जिस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अभी मैं बताया हूं, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर दे, तो उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। चलिए आप इसको वीडियो को स्किप करके और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोट्स में अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। यहाँ पे इसका दो परिभाषा है, एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। आपका खत्म हो गया प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया। आगे इसमें पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। देखिए यहाँ पे अब द्विविस्थापन के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूं। यहाँ पे एक जिंक है और कॉपर सल्फेट से क्रिया कर रहा है, तो जिंक जो है कॉपर की जगह पे आगे जुड़ जा रहा है। तो यहाँ पे केवल एक ही तत्व का विस्थापन हो रहा है। किसका विस्थापन हो रहा है? कॉपर की जगह पे क्या जुड़ जा रहा है? जिंक जुड़ रहा है। तो यानी कितने तत्वों का विस्थापन हुआ? एक तत्व का विस्थापन हुआ। लेकिन अभी इस जिंक की जगह यानी ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें दो तत्वों का स्थान परिवर्तित हो, तो उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जहां पे दो तत्वों का स्थान दो तत्वों के स्थान में परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। यदि आप प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन समझ लेंगे तो आपको द्विविस्थापन भी वैसे ही दिख जाएगा। जहां पे दो तत्वों का विस्थापन हो द्विविस्थापन, एक तत्व का हो विस्थापन, दो तत्वों का द्विविस्थापन। जैसे उसी कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं और उसमें 2 ठो एकदम मतमोहर टाइप से हैं, और 2 ठो सबसे ब्रिलियंट लड़के आ गए कंपनी के मालिक के पास जॉब के लिए।
तो क्या सोचेगा, वही यही सोचेगा कि भाई 2 ठो मथमोर, इन दोनों को हटाओ, इनको रख लो। तो वहां पे 2 को हटा रहा है ना, और दोनों को जब दूसरे व्यक्ति को रख रहा है, यानी 2 लोग को हटाया तो द्विविस्थापन, 1 को हटाया तो विस्थापन। तो आप विस्थापन के बारे में समझ लिए होंगे। अगला आपका टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। अभी बताया हूं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिस अभिक्रिया में केवल एक तत्व या पदार्थ का स्थान परिवर्तित होता है तो उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन जहां पे जिस अभिक्रिया में दो तत्वों का स्थान परिवर्तित हो, यानी स्थान बदले, उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप 2 तत्वों का स्थान परिवर्तित होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। इसका परिभाषा हो गया। तो मैं परिभाषा नहीं लिखा हूं क्योंकि परिभाषा बहुत छोटा है, तो आप लिख सकते हैं। फिर समझिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप 2 तत्वों के स्थान में परिवर्तन होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए, जैसे यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है यहाँ पे, और एक क्रिया कर रहा है सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, सोडियम क्लोराइड से क्रिया कर रहा है, तो बना रहा है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं, इसे बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट। नेजी से क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट इसे बोलेंगे। ठीक है, रासायनिक नाम आप याद करते चलिए, एक ट्रिक होता है, मैं किसी वीडियो में बता दूंगा कैसे इसका नाम याद करेंगे। आपका ये सोडियम क्लोराइड है, यानी से सोडियम Cl से क्लोरीन है, दोनों को मिला के बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगला इसे बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड ही बोलते हैं, सॉरी सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ऐसे बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, इसे बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, यहां आप देखिए पहले वाले टॉपिक में जो बता रहे थे प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया, उसमें केवल एक तत्व का स्थान परिवर्तित हो रहा था, लेकिन यहाँ पे दो तत्वों का स्थान परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पे दो तत्वों का स्थान का परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। जहाँ पे एक तत्व का स्थान बदले विस्थापन अभिक्रियाएं, जहाँ पे 2 तत्वों का स्थान बदले द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, जैसे आप समझिए, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट क्रिया किया सोडियम क्लोराइड से, क्या बना दिया, सिल्वर क्लोराइड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सिल्वर है, यह सिल्वर ये किससे जुड़ रहा है, क्लोरीन से, यानी यहाँ पे क्लोरीन था और यहाँ पे सिल्वर था। अब यह सिल्वर जो है यहां से इसका स्थान बदल रहा है और यहां से इसका स्थान बदल रहा है, दोनों आगे कहां पे जुड़ जा रहा है, यहाँ पे जुड़ जा रहा है। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे सोडियम जो है, अब यह जो सोडियम है इस नाइट्रेट से जुड़ रहा है, यानी NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। ठीक है, NO3 क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। यह जो सोडियम है इस नाइट्रेट से जुड़ रहा है, यह आप देखिए। तो ये जो सिल्वर है क्लोरीन से जुड़ गया, यानी AgCl बन गया सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पे बच क्या गया, ये जो यहाँ पे देखिए, ये सिल्वर जो है जुड़ गया किससे, क्लोरीन से, तो बन गया सिल्वर क्लोराइड। उसके बाद से बच क्या गया, यह NO3 बच गया और यहाँ पे Na बच गया, यानी यहाँ पे सोडियम बच गया और यह नाइट्रेट बच गया। तभी क्या करता है दोनों, अभी दोनों आपस में क्रिया कर लिया, अभी दोनों बैठ के क्या करेगा, तो ये दोनों भी कहता है चलो भाई दोनों अपना रास्ता देख लिए, अब चलते हैं हम दोनों अपना रास्ता देख लेते हैं। ये दोनों आके मजबूरी में दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं और जुड़ जाते हैं। तो ये सोडियम यहाँ से है, यहाँ पे सोडियम आ गया और यहाँ पे नाइट्रेट है, यहाँ पे आ गया, दोनों मिला क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 तत्वों का स्थान बदल रहा है, 2 तत्वों का, इसलिए इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, आई होप हमारी बातों को आप समझे होंगे। यदि इसमें किसी टॉपिक पर आपको कोई दिक्कत आता हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन दबाएं तथा हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।